नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी एआईएडीएमके में हुई बड़ी टूट की। बंगाल में अधिकारियों के फेरबदल को लेकर मचे बवाल की। देखेंगे कब से शुरू हो रहा है एसआईआर का तीसरा चरण। नीट पेपर लीक को लेकर क्यों घिरी बीजेपी सरकार। जानेंगे केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर हुआ क्या मंथन। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रयागराज में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा जो लोकसभा में हारे वो अपील के बाद भी हारेंगे। बीजेपी को बताया देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। पीएम मोदी की अपील पर शरद पवार की बड़ी मांग। कहा खाड़ी संकट पर बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक। अपील के दूरगामी नतीजों पर की चर्चा की मांग। बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए की जान जाने के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। मामले की जांच में जुटी है सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम। गोली मारकर ली गई थी शुवेंदु के पीए की जान। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा। केन बेतवा परियोजना में आदिवासी किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीदने का लगाया आरोप। कहा हमें नहीं रोक सकते मोहन यादव के बैरिकेड। और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। 1456 अंकों की गिरावट के साथ 74,559 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 436 अंकों की गिरावट के साथ 23,379 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तमिलनाडु की राजनीति ने बड़ा मोड़ ले लिया है, जहां मुख्यमंत्री विजय के विश्वास मत से ठीक पहले विपक्षी दल एआईएडीएमके दो धड़ों में बंट गया है। पार्टी नेता सीवी षणमुगम ने पलानीस्वामी के खिलाफ बगावत करते हुए 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। ये सियासी उलटफेर न केवल ईपीएस के नेतृत्व पर सवाल उठाता है, बल्कि राज्य में टीवीके के बढ़ते वर्चस्व और द्रविड़ राजनीति के बदलते समीकरणों की तरफ भी इशारा करता है। तो क्या चल रहा है तमिलनाडु की राजनीति में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एआईएडीएमके चीफ के पलानीस्वामी का आज जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर ही पार्टी में बगावत हो गई। विधायकों ने पलानीस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा कि आप पद छोड़ दीजिए, आपके पार्टी चीफ रहते पार्टी चुनाव दर चुनाव हार रही है। एनडीए का साथ महंगा पड़ रहा है। लेकिन पलानीस्वामी न विधायकों की सुन रहे हैं और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं की। उनकी मनमर्जी के चलते एआईएडीएमके कमजोर पड़ रही है और इसका नतीजा अब पार्टी में बगावत के रूप में सामने आया है। पलानीस्वामी के करीबी सीवी षणमुगम के नेतृत्व में बगावत हो गई है। सीवी षणमुगम ने विधानसभा में विजय के विश्वास मत पेश करने से ठीक एक दिन पहले समर्थन का ऐलान कर दिया है। सीवी षणमुगम की अगुवाई वाले गुट का दावा है कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है, जबकि पलानीस्वामी के पास सिर्फ 17 विधायक हैं और इसमें से भी कुछ विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं। सीवी षणमुगम, एसपी वेलुमणि और विजय भास्कर के नेतृत्व में 30 विधायक प्रोटेम स्पीकर से भी मिले थे। उन्होंने एक याचिका सौंपी थी जिसमें दावा किया गया कि 30 विधायक एसपी वेलुमणि को एआईएडीएमके विधायक दल का प्रमुख बनाए जाने के समर्थन में हैं। वहीं ओएस मनियन भी 17 विधायकों के साथ प्रोटेम स्पीकर से मिले थे। अब विधानसभा के स्पीकर जेसीडी प्रभाकर फैसला करेंगे कि कौन एआईएडीएमके का सदन में नेता होगा। एआईएडीएमके के पास कुल 47 विधायक हैं। प्रभाकर को विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। वेलुमणि की अगुवाई वाले बागी गुट ने स्पीकर को चिट्ठी सौंपते हुए मांग की है कि सीवी षणमुगम को पार्टी के फ्लोर लीडर की मान्यता दी जाए, जबकि दूसरे गुट की मांग है कि एआईएडीएमके महासचिव के पलानीस्वामी को ही विधायी दल का नेता घोषित किया जाए। विजय सरकार के पास पहले से ही 120 विधायकों का समर्थन था। अब एआईएडीएमके के 30 विधायकों के समर्थन के बाद ये संख्या 150 पहुंच गई है। वहीं एक खबर भी सामने आ रही है कि एएमएम के विधायक कामराज भी टीवीके का समर्थन करने को तैयार हो गए हैं। पार्टी के चीफ टीवी दिनाकरन ने अपने एकमात्र विधायक को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। एएमएम अभी तक एनडीए का ही हिस्सा थी, यानी एआईएडीएमके हो या एएमएम, उन्हें बीजेपी का साथ देने की कीमत चुकानी पड़ रही है। तमिलनाडु एनडीए में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के सहयोगी दल में बगावत हो गई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में अधिकारियों के फेरबदल को लेकर बवाल मचा हुआ है। जिन अधिकारियों का फेरबदल किया गया है उसमें राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल का नाम भी शामिल है, जिन्हें अब मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसे लेकर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जिसे लेकर सियासी पारा हाई है। बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मनोज अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के जरिए कराए गए एसआईआर को लीड किया था, जिसे भाजपा ने मतदाता सूची का जरूरी शुद्धिकरण अभियान बताया है, जबकि टीएमसी ने इसे भाजपा के इशारे पर वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की सोची समझी कोशिश करार दिया।
मनोज अग्रवाल के इस फेरबदल को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी और चुनाव आयोग के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया, बंगाल सरकार ने विधानसभा चुनाव 2026 की निगरानी करने वाले पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को बंगाल सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इसी तरह मतदाता सूची से नाम हटाने और मतदाता सूची की निगरानी के लिए नियुक्त विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रता गुप्ता को शुभेंदु अधिकारी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां चुनाव आयोग और भाजपा के बीच स्पष्ट मिलीभगत और साठगांठ को दर्शाती है। अब इस मिलीभगत को गुप्त रखने या छिपाने का कोई प्रयास भी किया नहीं जा रहा है। ये नियुक्तियां इस बात का प्रमाण है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था और उसने केवल भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया। पूरे राज्य में 27 लाख लोगों को मतदान से वंचित रखते हुए चुनाव कराए गए। ये चुनाव आयोग के जरिए भाजपा को चुनावी लाभ दिलाने के लिए चतुराई से किया गया था। विपक्ष के इस हमले के बाद अब देखना ये होगा कि बीजेपी क्या सफाई देती है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही एसआईआर का विरोध कर रहा था और इसके जरिए बड़ी धांधली का आरोप लगा रहा था। एक तरफ बंगाल में शुभेंदु सरकार के फैसलों ने चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे चुनाव आयोग को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एसआईआर के तीसरे चरण की तैयारी तेज कर दी है, जो कि कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी। अब देखना होगा कि प्रक्रिया पुरानी आशंकाओं को खत्म करती है या एक बार फिर किसी नए सियासी घमासान की वजह बनती है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग देश भर के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का तीसरा चरण शुरू करने जा रहा है। आयोग का दावा है कि इसका मकसद वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है, लेकिन शुरू होने से पहले ही ये प्रक्रिया सवालों के घेरे में नजर आ रही है। दरअसल ये बात आप जानते ही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही है। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर इसका असर पड़ने के भी आरोप लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रिवीजन के नाम पर बड़ी संख्या में असली वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ऐसा ही कुछ बिहार में भी देखने को मिला, तो बाकी राज्यों में भी इसी तरह के आरोप लगाए गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो इस पर तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और कई सबूत पेश किए। अब अगले चरण में जिन प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। उत्तर भारत से दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और उत्तराखंड। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। पश्चिम और मध्य भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव। पूर्वोत्तर से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। अन्य राज्यों की बात करें तो ओडिशा, झारखंड और चंडीगढ़। चुनाव आयोग ने केरल, असम, पुदुचेरी और बंगाल चुनाव के कारण इसे रोका था। अब चुनावी प्रक्रिया पूरी होते ही इसे फिर से शुरू करना कई सवाल खड़े करता है। विपक्ष का आरोप है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। जब 40 करोड़ लोगों की पहचान पर बात आती है तो डेटा में मामूली हेरफेर भी चुनाव के नतीजे बदल सकता है। सांसद और सीनियर वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में साफ कहा है कि एसआईआर के कारण वोटर लिस्ट में हुए बदलावों ने चुनाव प्रभावित किए। डर यह है कि नाम में मामूली सी गलती और जटिल नियमों की आड़ में कहीं लोकतंत्र की बुनियाद यानी वोटर ही हाशिए पर ना धकेल दिए जाएं। क्या चुनाव आयोग इन आशंकाओं को दूर कर पाएगा या फिर तीसरा चरण नए सियासी घमासान की वजह बनेगा? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। एसआईआर के तीसरे चरण की तैयारी को लेकर सियासत गर्म है, तो इधर नीट एग्जाम को लेकर शुरू हुआ विवाद गहराता जा रहा है। परीक्षा रद्द करने के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और अब इस मामले में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसके चलते विपक्ष ने मोदी सरकार की घेराबंदी कर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर विपक्षी दलों के तमाम नेता सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 3 मई को देश भर में नीट का एग्जाम हुआ था, जो अब लीक हो गया है। वहीं ये खबर सामने आने के बाद बवाल मच गया है। परीक्षा लीक होने की पुष्टि होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम को रद्द करने की घोषणा की है। साथ ही अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसी कड़ी में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक मामले का नासिक कनेक्शन सामने आया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जाँच में सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था और परीक्षा से करीब 1 महीने पहले ही कथित गैस पेपर विभिन्न जगहों पर पहुंच चुका था। जानकारी के मुताबिक नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस में इस गैस पेपर की छपाई की गई थी। इसके बाद पेपर हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर तक पहुंचा और वहां से राजस्थान भेजा गया। जांच एजेंसियों के अनुसार गैस पेपर में बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 42 सवाल हूबहू परीक्षा में पूछे गए थे। ये भी माना जा रहा है कि इसके बाद कई राज्यों से नीट यूजी पेपर लीक कनेक्शन पाया जा सकता है। वहीं इस मामले में विपक्ष ने भी सरकार को घेर लिया है। एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार की तरफ हमलावर रुख करते हुए आरोप लगाया कि लाखों बच्चों की मेहनत को भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे। लाखों बच्चों ने रात रात भर जाग कर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। राहुल के साथ साथ कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मामले में सरकार को बुरी तरह घेरा है। जिस तरह विपक्ष नीट परीक्षा लीक का मामला उठा रहा है और उस पर मोदी सरकार को घेर रहा है, उससे मोदी सरकार की जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अब ये नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, जिसकी नई तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। नीट एग्जाम लीक मामले में हुए सनसनी के इस खुलासे ने सियासत गरमाती है, तो वहीं केरल में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस खत्म होने की कगार पर है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सीनियर नेताओं के साथ हुई हाई प्रोफाइल बैठक में 3 अहम नामों पर गहरा मंथन हुआ। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम के नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है, जिसका आधिकारिक ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। केरल में नई सरकार के नेतृत्व को लेकर जारी सस्पेंस अब खत्म होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हाई प्रोफाइल बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम सहमति लगभग बन चुकी है और इसका आधिकारिक ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। बैठक से पहले दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज रही। राहुल गांधी ने 10 जनपद पर केरल के पूर्व पीसीसी अध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों और सीनियर नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने राज्य के जमीनी हालात और नेताओं की पसंद पर विस्तार से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मुख्य रूप से 3 नामों पर चर्चा हुई। पहला नाम है केसी वेणुगोपाल। इन्हें राहुल गांधी की पहली पसंद माना जा रहा है। वेणुगोपाल को अधिकांश विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। दूसरा नाम है वीडी सतीशन का। विपक्ष के नेता के रूप में उनके अनुभव को देखते हुए उनका दावा मजबूत है। तीसरा और आखिरी नाम है रमेश चेन्नीथला का। इस बैठक में पूर्व गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला के नाम पर भी गंभीरता से विचार किया गया। केरल में कांग्रेस के सबसे बड़े सहयोगी दल IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने वीडी सतीशन के नाम पर सकारात्मक रुख दिखाया है। गठबंधन धर्म को निभाने के लिए सहयोगियों की राय काफी अहम मानी जा रही है। हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी को रोकना है। एक तरफ संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले केसी वेणुगोपाल हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा में LDF सरकार को घेरने वाले सतीशन। अब सबकी निगाहें हाईकमान के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक कार्यकर्ता आधिकारिक ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केरल में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस जल्द ही खत्म होने वाला है, तो दूसरी तरफ असम में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान एनडीए के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो और क्या कुछ हुआ इस समारोह में और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार ने तीसरी बार सत्ता संभाल ली है। साथ ही सरकार का गठन भी हो गया। गुवाहाटी में अब आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। असम सरकार के इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसके अलावा भारत में तैनात अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर भी इस भव्य समारोह में शरीक हुए। हिमंता के साथ साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हिमंता के साथ शपथ लेने वालों में रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, अतुल बोरा, चरण बोरो के नाम शामिल है। उन्होंने भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन 4 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें से एक भी मंत्री आरएसएस की पृष्ठभूमि का नहीं है। यहाँ तक कि खुद हिमंता भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और ठीक ऐसे ही अजंता नियोग 4 बार कांग्रेस के विधायक रही हैं। रामेश्वर तेली की सियासी पारी ऑल असम टी ट्राइब स्टूडेंट एसोसिएशन से शुरू हुई, बाद में वो बीजेपी में शामिल हुई। बाकी 2 अतुल बोरा और चरण बोडो सहयोगी दलों असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल फ्रंट के नेता हैं। वहीं राज्य में सरकार बनने के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएम मोदी से लेकर तमाम नेता मंत्री हिमंता को सीएम बनने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए खुद को मजबूत कर लिया है।
राज्य में कांग्रेस ने पहले ही बोल दिया था कि वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी, यानी साफ है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को ईरान ने मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़के हुए हैं, लगातार ईरान को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान को डील करनी होगी, नहीं तो हमला किया जाएगा। लेकिन ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया है, उसने भी जवाब देने का ऐलान कर दिया है। तो क्या फिर भिड़ेंगे ईरान और अमेरिका, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। सीज फायर टूटने की कगार पर है। अमेरिकी प्रस्ताव को ईरान ने खारिज कर दिया है। दोनों ही देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति आग बबूला है और उन्होंने एक बार फिर से जंग शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। वो ईरान पर फिर से हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चर्चा है कि इस बार का हमला पूरी दुनिया को डराने वाला होगा। ईरान का जवाब मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की है। दोनों के बीच ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन चलाने पर चर्चा हुई। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों पर कब्जा करना, संवर्धित यूरेनियम को सीज करके परमाणु केंद्रों से बाहर निकालना रहेगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों के अंदर जाएंगे और यूरेनियम को बाहर निकालेंगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि मौजूदा सीज फायर वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और हालात बेहद संवेदनशील हैं। ट्रंप ने कहा, बेशक मेरे पास एक योजना है, मेरे पास अब तक की सबसे बेहतरीन योजना है, लेकिन एक बात साफ है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अगर ईरान डील नहीं करता है तो आने वाले समय में अमेरिका की रणनीति और सख्त हो सकती है। इसके साथ ही ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम एक बार फिर से शुरू करने की बात भी कही है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट किया, ईरान का जवाब पूरी तरह से अस्वीकार्य है, वो झुकेंगे, मैं उनके साथ तब तक निपटूंगा जब तक वो सही डील नहीं कर लेते। ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।